रिबर्थ ऑफ एलीट एजेंट्स वाइफ। एपिसोड 1। कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। रितिका ने जल्दबाजी में अपनी आंखें खोली। वह बार की रंगीन रोशनी देख सकती थी और बाहर गाने सुन सकती थी। उसका दिमाग खराब था और उसका शरीर कमजोर और गर्म महसूस कर रहा था। अपनी बेहोशी वाली हालत में उसने देखा कि एक आदमी कांच की बोतल तोड़ता है और उसकी गर्दन के खिलाफ तेजी से दबाता है। उस आदमी ने उसके चेहरे को छुआ और क्रूरता से मुस्कुराता है और कहता है, जाने मन, अब और माना मत करो। तुमने अभी जो शराब पी थी उसमें ड्रग्स थी। ये कैसी है? क्या तुम्हें अभी गर्मी महसूस हो रही है? क्या तुम्हें अभी एक आदमी की जरूरत है? ये सुन के रितिका की आंखों में ठंडक आ जाती है। वो सोचती है क्या हो रहा है। उसे अच्छे से याद था कि उसने अभी अभी अमेरिका के टॉप एजेंटों के खिलाफ लड़ाई जीती थी। वापस जाते समय हेलीकॉप्टर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह बार में कैसे दिखाई दी। क्या यह अमेरिका के टॉप एजेंटों का प्लान है? ये देखकर कि वह चुप थी, वह आदमी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया। जब तक तुम मेरी बात सुनती हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बेड पर कितना अच्छा हूँ। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तो मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा काट दूंगा और तुम्हें जीवन भर एक बदसूरत राक्षस में बदल दूंगा। उसके बोलने का लहजा एकाएक डरावना हो गया। रितिका ने अपनी पलकें उठा ली। हालांकि उसका मन उदास था, लेकिन इससे उसके गुस्से पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके जैसे किसी ने मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे की? रितिका के होंठ मुड़े हुए थे और उसने अपनी चीन को अपने हाथों में ठीका लिया। उसने एक प्यारी आवाज में कहा, क्या तुम सच में बहुत अच्छे हो बेड पे? वो आदमी एकदम से चौंक गया। ये लड़की पहले इतनी डरी हुई थी कि अभी अभी रोने से बेहोश हो गई। वह अचानक इतनी बोल्ड क्यों हो गई और यहाँ तक कि उसे अभी देखकर उसमें से निकालने वाला औरत बहुत खतरनाक था। उस आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे सही से समझ नहीं आ रहा था और रितिका इस तरह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी अट्रैक्टिव मुस्कान में वह इतना खो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। हाँ हाँ, उस मामले में मुझे देखने दो। तभी रितिका ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही वह झुका, उसने अचानक हमला कर दिया। उसने अपना घुटना उठा लिया और आदमी के पेट पर पटक दिया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसने बियर की बोतल अपने हाथ में गिरा दी। रितिका ने बियर की बोतल को हवा में पकड़ा और उसे अपनी हथेली में सटीक रूप से पकड़ लिया। उसने एक हाथ से बार काउंटर पर उस आदमी की हथेली को दबाया और दूसरे हाथ में बोतल से वार कर दिया। मांस काटने वाले धारदार हथियार की आवाज सुनी जा सकती थी। बोतल ने उस आदमी की हथेली में छेद किया और अपना पूरा हाथ बार काउंटर पर टिका दिया। ये खून से लथपथ था। जो लोग चुपके से किनारे से देख रहे थे, वे डर के मारे कांप उठे। उस आदमी को दर्द से ठंडे पसीने में फूट पड़ा और चिल्लाया, आह, मेरा हाथ। रितिका ने उसे इग्नोर किया जैसे कि उसे उसकी चीख बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही हो। उसने उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। उसकी मुस्कान सुंदर और प्यारी थी। मुझे देखने दो कि तुम कितने अच्छे हो। उसने उसके चेहरे को थपथपाया और कहा, आह, तो तुम न केवल बिस्तर में अच्छे हो बल्कि पिटने में भी अच्छे हो। उस आदमी की आंखों में औरत अब भी मुस्कुरा रही थी, पर यह मुस्कान शैतानी बन चुकी थी। UBTCH, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? तो रितिका कहती है, मुझे बस इतना पता है कि तुम बहुत बात करते हो। और उसने बेरहमी से बियर की बोतल को घुमाया जो उस आदमी की हथेली में थी। आदमी को दर्द बहुत तेज हो रहा था। वो आदमी का गला 2 बार गड़गड़ाया और वह बेहोश हो गया। क्या वह ऐसे ही बेहोश हो गया? रितिका ने उदासीनता से अपना हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ पर लगे खून को नफरत से देखा। उसने एक वेटर को रोका और घबरा कर उसके कंधे पर लिपटा तौलिया पकड़ लिया। उसने ध्यान से हाथ पोंछे। उसकी उंगलियां बहुत गोरी और पतली थीं। वे हत्यारे के हाथ बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। 1 बार 2 बार, जब तक कृतिका ने आखिरकार अपने हाथों को साफ किया, तब तक उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। तभी कदमों की एक जोड़ी की आवाज आई। कोई अंदर आया। यह एक पावरफुल ऑरा वाला व्यक्ति था। रितिका कई सालों से एक टॉप एजेंट थी और उसे खतरे का अंदाजा पहले से ही हो जाता था। उसने सावधानी से सिर घुमाया। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जो एकदम परफेक्ट लग रहा था। वह आदमी लगभग 1.9 मीटर लंबा था और उसने काले रंग का सूट पहना था। क्लोज फिटिंग सिलाई ने उसके चौड़े कंधों, संकीर्ण कमर और लंबे पैरों को और अट्रैक्टिव बना दिया था।
उस आदमी के पास एक बेहद पावरफुल अपीयरेंस था। उस आदमी का चेहरे की विशेषताएं काफी अच्छी थी, उसकी भौहें तेज थी और उसका ऑरा डरावना था। शॉर्ट में वो इस तरह का आदमी था जिसके लिए कोई भी लड़की अपना दिल दे दे उसे। रितिका को खूबसूरत लोगों की तारीफ करना पसंद था। जब उसे लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो वह मुस्कुराई और थोड़ी देर उसे देखती रही। उसने उसे देखा और महसूस किया जैसे उसका शरीर गर्म हो रहा था। निराश होकर उसने एक हाथ से बटन खोल दिया। हालांकि अगले ही सेकंड में उसके सामने वाले टॉप क्वालिटी के आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कम और गहरी थी, जैसे कि सबसे अच्छे समय के साथ एक सेलो। जैसा कि उसने कहा, रितिका बेवकूफी करना बंद करो, मेरे साथ घर आओ। रितिका हैरान थी और उसने उस आदमी से कहा, हैंडसम मैन, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रितिका को किसी अजनबी का उसे छूना पसंद नहीं था और वह तुरंत अपने आप को छुड़वाने लगी। हालांकि उस आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। तभी उसने अपना घुटना उठा लिया और उसे उसके पेट पे मरना चाहती थी। उसके घुटने के लगने से पहले ही वह आदमी एक पल के लिए शाक रह गया। लेकिन फिर आदित्य ने उसके पैर अपनी कमर पर टिका लिया, जैसे कि वह उसे गले लगा रहा था। रितिका ने कहा, तुम मम्मा। रितिका बहुत नाराज थी। उसने उसे जाने देने के लिए कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वह एक नर्म कराह के रूप में निकला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसी समय उसके शरीर का सारा खून गर्मी के कारण उसके दिमाग में चला गया, जिससे वह और भी अधिक चकरा गई। सांस लेने के लिए हौंफते हुए रितिका के लाल होंठ थोड़े अलग हो गए। आदित्य ने अपनी आंखें नीची की और रितिका के लाल होंठ और उसकी जीभ के गुलाबी सिरे को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी आग चमक उठी। आदित्य ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम नशे में हो? दवा के प्रभाव बहुत मजबूत था और रितिका ने अब और विरोध नहीं करने का फैसला किया। उसने बस अपना दूसरा पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसके शरीर की ठंडक को फिल करने के लिए खुद को उस पर लटका लिया। रितिका को आदित्य से बहुत अच्छी गंध आ रही थी। रितिका ने आदित्य की फिर तलाशी ली और उस पर कोई हथियार नहीं पाया। रितिका ने सोचा वह शायद उसे मारने के लिए यहाँ नहीं है। फिर आदित्य ने अपने पूरे शरीर में घूमते हुए हाथों की छोटी जोड़ी को देखते हुए, आदित्य ने अपने पतले होठों को शुद्ध किया और उनकी सांसें एक पल के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। रितिका अब और पीछे नहीं हट सकती थी। उसने बस उसकी टाई को खींचा, उसे करीब खींच लिया और उत्सुकता से उन पतले होठों को चूमा और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए काम करते हो, मैं तुमको 10 गुना कीमत दूंगी। फिर की रितिका आदित्य को किस करने लगी। ये सब होते देख आदित्य की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके सामने जो लड़की थी उसे उसकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतना इंटीमेट कभी कुछ नहीं किया था। आदित्य फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की और कहा, रितिका, हम पहले से ही तलाक ले रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। रितिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य क्या कह रहा है। उसके पूरे शरीर पर ड्रग्स का असर था। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं और अपने शरीर को उसके गले में दबा लिया। उसकी गर्म सांसें उसके कान से टकराईं। रितिका ने हौंफते हुए कहा, आई वॉन्ट यू। ये सुनकर आदित्य एकदम से जाम गया था। आदित्य भी एक आम आदमी था, उसने आज तक रितिका को नहीं छुआ था। इसके अलावा रितिका कभी उसके इतने करीब नहीं आई थी। पर अभी आदित्य भले ही जानता था कि वह ड्रग्स के नशे में है और उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, लेकिन आदित्य उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बात मान सकता था। फिर आदित्य ने रितिका से कहा, तुम ही हो जिसने पहल की है। फिर आदित्य ने अपने आप को रोके नहीं रखा। उसने उसकी कमर पकड़ ली, उसे उठा लिया और ऊपर की ओर चल पड़ा। मंद रोशनी वाले सूट में बड़े बिस्तर पर रितिका लेटी हुई थी। उसके पैर जबरदस्ती खुले हुए थे और वह ऐंठन महसूस कर रही थी। उसका दिमाग धुंधला सा था, जैसा उसने खुद से सोचा, कितनी बार हुआ है? क्या ये चौथी या 5वीं बार है? किसने सोचा होगा कि जिस आदमी को उसने लापरवाही से पकड़ लिया, वह इतना क्रूर होगा? अगली सुबह बर्फ सफेद बिस्तर पर पर्दों से चमकीली धूप निकली। बिस्तर पर सो रही रितिका गहरी नींद में थी। उसके घुंघराले बाल सेक्सी थे और चेहरा सुंदर। कंबल के नीचे से एक लंबा गोरा पैर बाहर निकला हुआ था और उस पर खरोंच के निशान थे। ये साफ था कि पहले की रात बहुत अच्छी थी। रितिका की भौहें आपस में जुड़ी हुई थीं और वह धीरे धीरे होश में आ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एक छत दिखाई दी जो जानी पहचानी नहीं लग रही थी। रात से पहले की सारी यादें रितिका के दिमाग में दौड़ पड़ी। वह नशा कर चुकी थी।
वह एक अजनबी के साथ सोई थी। रितिका की निगाह तुरंत ठंडी हो गई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उस आदमी का पूरा चेहरा देखा। उसी समय उस आदमी ने बादाम के आकार की आंखें खोल दी। उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। तुरंत उसने पहला कदम उठाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या अमेरिका वालों ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अपने जान को खतरे में देख के भी आदित्य बिल्कुल भी नहीं घबराए। वह उसकी खुली हुई कॉलरबोन को एकटक देखता रहा। फिर आदित्य ने कहा, कल रात से तुम अजीब बातें कह रही हो। क्या ये किसी तरह का नाटक है? रितिका पल भर के लिए कंफ्यूज हो गई। जब वह अभी भी सोच में थी, आदित्य ने पहले ही उस पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। उसने उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को ब्रश किया और आह भरी, रितिका, हम कल तलाक लेने के लिए राजी हो गए। भले ही हम एक साथ सोए हों, मैं अपना मान नहीं बदलूंगा। तलाक? ये किस बारे में है? उसने पूरे साल देश के लिए काम किया और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। उसका पति कैसे हो सकता है? रितिका ने उस आदमी के अनाड़ी झूठ का मजाक उड़ाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक उसके सिर में बहुत चोट लगी। यह ऐसा था जैसे उसके दिमाग में स्टील की सुई चुभ गई हो और वह दर्द से कराह उठी हो। आदित्य की भौहें फड़क गईं, लेकिन उसने फिर भी उसके सार दर्द को महसूस किया। तुम्हें क्या हुआ? रितिका को इतना दर्द हो रहा था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। ठंडा पसीना तुरंत निकल गया। कई अपरिचित दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उसके सिर से दौड़ रहे थे। ये किसी और की मेमोरी थी। लंबे समय के बाद आखिरकार दर्द बंद हो गया। जब रितिका ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखें अविश्वास से भरे हुए थे। उसने नीचे अपने हाथों को देखा, जिसे उसने कल रात अनदेखा कर दिया था। इस पल में उसके लिए सब साफ हो गया। उसके हाथ बहुत नाजुक थे। ये वो हाथ नहीं थे जो साल भर वह चाकू और बंदूकें रखती थी। उसके दिल के नीचे से एक ठंडक उठी और रितिका को बुरा लगा। उसने अचानक आदित्य को दूर धकेल दिया और अपने दर्द भरे शरीर को वॉशरूम में खींच लिया। आदित्य, क्या वह इतनी दुखी है कि रोने लगी? कल रात से जोशीली और बेहिचक लड़की को याद किया जो वॉशरूम में छुप छुप कर रो रही थी। उसे अचानक कुछ झुंझलाहट महसूस हुई और उसने अपने होठों को थपथपाया। जब रितिका आईने में अपना चेहरा देखती है, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरी त्वचा और काले घुंघराले बाल थे जो नीचे लटके हुए थे। सबसे अच्छी चीज उसकी दाहिनी आंख के कोने पर तिल था, जो सेक्सी और आकर्षक था। लेकिन यह वह नहीं थी। रितिका को सच्चाई को स्वीकार करने में लगभग 10 मिनट लगे। उसने खुद को संभाला और सोचा वो कोई और बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे ड्रग्स का नशा हो गया था। भले ही उसके पहले शरीर में उसे ड्रग्स का नशा नहीं हो सकता था, इसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। लेकिन उसके पहले शरीर के बारे में क्या? क्या वह मर गई? नहीं, उसे पता लगाना होगा। रितिका ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और जल्दी से शांत हो गई। कुछ भी हो, उसे पहले इस नई पहचान के बारे में जानना होगा। जब उसने दरवाजा खोला, आदित्य ने पहले ही कपड़े पहन लिए थे। उसने गहरे लाल रंग की टाई के साथ सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उसकी कमीज के ऊपर का बटन ऊपर की ओर लगा हुआ था, जिससे वह बहुत हैंडसम और खतरनाक दिख रहा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह बिस्तर में इतना वाइल्ड था। यह उसका प्रेजेंट पति आदित्य कपूर है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर आदित्य ने वॉशरूम की तरफ देखा। रितिका अभी जल्दी में निकली थी और अभी भी नग्न थी। उसके पास एक सुंदर फिगर था और उसकी गोरी स्किन खरोंच और हिक्की से ढकी हुई थी। आदित्य की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपनी निगाहें हटाईं और मेज पर रखे फाइल अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसका लहजा शांत था, जैसा कि उसने कहा, तलाक पेपर रेडी हो गए हैं। आओ और इस पर अपने सिग्नेचर कर दो। रितिका ने एक भान उठाए। वह मुड़ी और उसने फाइल उठाया। तलाक के समझौते के रूप में ये बहुत ही उचित था। यह उसके साइड में भी था। वह न केवल उसे अपने आधे शेयर और अपनी संपत्ति दे रहा था, बल्कि वह उसे 100 मिलियन नकद भी दे रहा था। यह आदमी दिल का बहुत अच्छा था। लेकिन रितिका ने उस दिन की घटनाओं को याद किया जब इस शरीर के मूल मालिक को उसके परिवार ने आदित्य से पैसे लेने के लिए मजबूर किया था। हालांकि आदित्य ने इसके बजाय तलाक का प्रस्ताव रखा। वह इतनी दुखी थी कि वह नशे में धुत हो गई और एक गुंडे द्वारा नशे में धुत हो गई। उस दयनीय महिला ने आदित्य को इतने सालों से प्यार किया था, लेकिन उसने लगभग उस गुंडे के कारण उसने अपनी वर्जिनिटी खो दिया था। रितिका की निगाह ठंडी हो गई। चूंकि उसने इसके शरीर को अपना बना लिया था, इसलिए उसे उससे बदला लेना पड़ेगा। तलाक ठीक है। रितिका ने फाइल नीचे रखा और उसके करीब झुक गई।
उसने अपनी लंबी उंगली उसकी छाती पर रख दी और कहा, लेकिन तुम्हें और पैसे देने होंगे। जब वह बोलती थी तो उनके हाव भाव और लहजे बेहद आकर्षक होते थे। वह पहले कितनी कमजोर थी, उससे ये बहुत बड़ा अंतर था, मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो। आदित्य की आंखें चमक उठी, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेसलेस रहे। जरूर, वह कल रात पहली बार था। आदित्य ने एक नया समझौता किया। उसने 100 मिलियन युआन को 200 मिलियन युआन में बदल दिया और उसे फिर से सौंप दिया। रितिका हैरान थी। उसने ऐसे ही 100 मिलियन जोड़े। ऐसा लग रहा था कि अधिक पैसे मांगने से वह वापस नहीं मिल पाएगा। इसे बोरिंग पाते हुए रितिका ने धीरे से उससे पेन लिया। हालांकि सिग्नेचर से एक सेकंड पहले वह रुक गई और एक डेविल स्माइल के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मैं फिर से अपने वर्ड्स पर वापस जा रही हूँ। आदित्य ने थोड़ा मुंह फेर लिया और कुछ नहीं बोला। मुझे यह बाकी के 100 मिलियन अब और नहीं चाहिए। बस इसे कल रात अपने साथ सोने के लिए पैसे समझ के ले लो। रितिका ने इसके बारे में जितना सोचा, वो उतनी ही खुश होती गई। उसने अपनी गोरी ठुड्डी पर पेन थपथपाए और कहा, आखिरकार आपकी स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी खासी है। ये सबसे अच्छा है जो मैंने देखा है। वहीं आदित्य एकदम हैरान था। रितिका ने उसके बॉडी को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की एक चमक को देखकर खुश हो गई। रितिका ने उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। उसने पिछला फाइल छीन लिया और उस पर अब सिग्नेचर कर दिया। आप मुझे पैसे कब ट्रांसफर करने जा रहे हैं? आप सर्टिफिकेट कब लेने जा रहे हैं? जल्दी करो, मैं बहुत बिजी हूँ। आदित्य ने सिग्नेचर फाइल को देखा और वह तलाक के लिए राजी हो गई। पहले भी उसने डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन वह हर बार कोई बहाना बना देती थी। आखिरकार, हालांकि वह उससे प्यार नहीं करता था, फिर भी वह उसे अपनी छोटी बहन के रूप में मानता था और उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। कल पहली बार रितिका तलाक के लिए सहमत हुई थी। हालांकि वह उतनी सहमत नहीं थी जितनी अब थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कुछ देर सोच में खोए रहने के बाद आदित्य वहां से निकल गया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तलाक के लिए उसकी सहमति ने उसकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को हल कर दिया। आदित्य ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, पैसा पहले ही इस कार्ड में है, फ्यूचर में कंपनी के शेयर भी इस कार्ड में जमा किए जाएंगे। आओ अब सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चलते हैं। रितिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया। उसने अभी अभी इस शरीर में प्रवेश किया था और उसे बाहर दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्यादा पैसा मिलने में कोई बुराई नहीं थी। जब वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचे तो दोनों कार से उतरे। आदित्य के बॉडीगार्ड ने पहले ही जगह खाली कर दी थी। आदित्य को देखे बिना रितिका ने टेलर की खिड़की पर दस्तक दी और कहा, हेलो, हम यहाँ तलाक लेने आए हैं। वहां के लॉयर को लंबे समय से यह खबर मिली थी कि मिस्टर कपूर यहाँ तलाक लेने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे मर कापू की वाइफ को रोते हुए देखेंगे, लेकिन अंत में उसके कॉन्फिडेंस से वे हैरान रह गए। ठीक है, क्या मिस्टर कपूर की वाइफ को इस तरह के एक परफेक्ट आदमी के साथ रिश्ता तोड़ने का जरा भी दुख नहीं हुआ? लॉयर्स होश में आए और कहा, मिसेस कपूर और मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे अपना घर का रजिस्टर, पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र दें। रितिका ने अपने बैग को देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। बकवास। तभी उसे याद आया कि मेहरा फैमिली ने उसकी सभी आईडी और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक कार्ड जब्त कर लिए हैं। आदित्य ने पहले ही घर का रजिस्टर निकाल लिया था। ये देखते हुए कि वह कुछ सोच रही थी, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन दूसरी नजर डाल सकता था। रितिका ने एक खांसी निकाली और कहा, मुझे लगता है कि मैं अपना आईडी नहीं लाई। आदित्य हैरान था। क्या यही कारण है कि उसने अभी इतने कॉन्फिडेंस से सिग्नेचर किए हैं? वह जानती थी कि वे तलाक नहीं ले पाएंगे। एक गहरी सांस लेते हुए रितिका ये कहने वाली थी कि जब उसका फोन बजेगा तो वह वापस जाएगी और अपना आईडी लाएगी। स्क्रीन पर मेहरा का नाम दिखाई दिया। उसने हैरानी के साथ इसे उठाया। पापा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दूसरे तरफ से मेहरा की कठोर आवाज आई, पहले से ही तीसरा दिन है। आदित्य से पूछने के लिए मैंने तुमसे 50 मिलियन मांगे थे। कपूर कॉर्पोरेशन के मालिक की पत्नी होने के बाद भी तुम 50 मिलियन भी नहीं ला सकती। मेहरा फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। आवाज बहुत तेज आ रही थी। रितिका अपने फोन को उसके कान से थोड़ी दूर ले जाने में मदद नहीं कर सकती थी। उसके होंठ ठंडे हो गए। जैसा कि उम्मीद था, पहली शरीर के मालकिन के पिता ने उसे एक इंसान के रूप में नहीं माना। उसने उसे केवल पैसे के पेड़ के रूप में माना। कहा जाता था कि सौतेली माँ के साथ सौतेला पिता होगा।
दरअसल अपनी सौतेली माँ से शादी करने के बाद मिस्टर मेहरा का उसके लिए उनका बिहेवियर और खराब हो गया था। पैसे मांगने के अलावा उसने शायद ही कभी उससे बात किया हो। जब वो घर जाती, उसके परिवार वाले उसे पीटते और डांटते। शरीर की मालिक ने वापस लड़ने या शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ये सोचकर रितिका मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। शायद पहले शरीर की मालकिन की भावनाएं बहुत उदार थीं। अच्छे के लिए बोलते हुए, क्या आपको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए? रितिका ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। मेरे नाना ने आपको कंपनी अच्छी स्थिति में दी थी, लेकिन आपने उन्हें 50 मिलियन युआन का नुकसान पहुंचाया। फिर भी आप मेरे पास पैसे के लिए आ रहे हैं। तुम, मिस्टर मेहरा ने उससे वापस बात करने की उम्मीद नहीं की थी और वह हैरान रह गए थे। वहीं फोन के दूसरी तरफ पर कुछ सेकंड की शांति थी। केवल मिस्टर मेहरा की सांसें सुनी जा सकती थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने लास्ट में कहा, घर वापस आओ, हम फिर बात करेंगे। तुमको लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो। यह मत भूलो कि तुम्हारी माँ अभी भी सेनेटोरियम में है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मिस्टर मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस शरीर की मालकिन की एक पागल माँ थी जिसे मानसिक बीमारी के कारण एक अस्पताल में भेज दिया गया था। क्या मिस्टर मेहरा अब उसे इस बात की धमकी दे रहा है? ऐसा लगता है कि उसे ये सब सही करना पड़ेगा है, चाहे वह अपनी आईडी लेने के लिए हो या किसी और चीज के लिए। 1 घंटे बाद एक आलीशान मेबैक मेहरा फैमिली के विला के बाहर रुकी। कार का दरवाजा खुला और काले जूतों से ढका एक लंबा, सीधा पैर पहले बाहर निकला। यहाँ मेरे लिए रुको। रितिका ने लापरवाही से अपने घुंघराले बालों और अपने लाल स्कर्ट को साफ किया। मैं अपनी आईडी लेकर आती हूँ। पिछली सीट पर बैठे आदित्य ने कुछ देर के लिए सिर हिलाया। आगे की हलचल के बिना रितिका ने यार्ड में गई, अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। यह उसका अपना घर था, फिर भी उसे दरवाजा खटखटाना था। कितना बुरा था। कुछ ही देर में एक नौकर ने दरवाजा खोला। एक नजर में रितिका ने लिविंग रूम में कुछ लोगों को देखा। उसके पिता मिस्टर मेहरा, उसकी सौतेली माँ यामी मेहरा और उसकी सौतेली बहन इशिका मेहरा। हाँ हाँ, यहाँ हर कोई है। आवाज सुनकर सोफे पर बैठे 3 लोगों ने उसे गहरे भावों से देखा, खासकर मिस्टर मेहरा, जिनसे उसने अभी अभी बात की थी। रितिका ने इसे न देखने का नाटक किया और सीधे इस यहाँ आने के कारण पर पहुंच गई। मेरा आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? मिस्टर मेहरा ने अपने दांतों को जकड़ लिया और अपनी आंखों को खतरनाक तरीके से छोटी कर लिया। तुमको अपने आइडेंटिटी कार्ड की क्या जरूरत है? इससे पहले कि रितिका जवाब दे पाती, यामी अचानक सोफे से उठी और उसके करीब 2 कदम आगे बढ़ गई। रितिका की गर्दन को देखते हुए यामी ऐसा लग रहा था जैसे उसने नई दुनिया की खोज कर ली हो। तुम आदित्य के साथ सोई थी, है ना? उसकी हिकी को देखकर यामी फिर मिस्टर मेहरा की ओर मुड़ा और उनसे कहा, हब्बी, ये लड़की आदित्य के साथ सो रही है। उसे पैसे मिल गए होंगे। जल्दी उसे हमें बचाने के लिए कहें, हमारी कंपनी को बचाओ। मिस्टर मेहरा ने आराम से कहा, अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो जल्दी करो और उसे सौंप दो। रितिका ने बात नहीं की। दूसरी ओर इशिका इतना गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। बेशर्म BTCH, तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक आदमी के साथ सोई हो। वह बस यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसका आदित्य, जिसे वो पसंद करती थी, वास्तव में इस BTCH के साथ सोया था। जल्द ही उनकी शादी के 3 साल खत्म हो जाएंगे। उस समय वो रितिका को एक तरफ लात मारकर उसकी जगह ले पाएगी। रितिका ने इशिका की ओर देखा, जो अपनी आंखों में नफरत को छिपा नहीं पा रही थी। रितिका ने दरवाजे पर झुककर उसने कहा, मेरे लिए अपने ही पति के साथ सोना कैसे बेशर्म है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए किसी और के पति के साथ सोने के बारे में सोचना अधिक बेशर्म है। इशिका के थॉट्स सामने आ गए और वो रितिका को थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रितिका ने बस उसे मजाक में देखा और एक चाल में उसका हाथ पकड़ लिया। वो बेहद मजबूत थी और इशिका रो पड़ी। रितिका की आंखों में नफरत झलक रही थी। फिर उसने मिस्टर मेहरा की ओर देखा। आदित्य ने पहले ही मेरे साथ तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए हैं। मुझे मेरा आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। जब मुझे अच्छे से तलाक मिल जाएगा, तो मैं आपके साथ कुछ पैसे बांटने पर सोचूंगी। अगर आप इसे नहीं लेते हैं, तो आप जा सकते हैं और बैंक लूट सकते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए। तुम, मिस्टर मेहरा गुस्से में थे। इसके उल्टा यामी की आंखें चमक उठी और उसने कहा, जरूर। उसने जल्दी से मिस्टर मेहरा को वापस खींच लिया और ईमानदारी से उसे मना लिया, हब्बी, उसे तलाक लेने दो। इसके बजाय इशिका को उससे शादी करने दो।
आदित्य इतना अच्छा लड़का है, वो उसके काबिल कैसे हो सकती है? सिर्फ हमारी इशिका ही उसके लिए सही है। ये सुनते ही इशिका की आंखें चमक उठी। हालांकि मिस्टर मेहरा ने मुंह फेर लिया और कहा, नहीं। वह बिल्कुल साफ था कि यह शादी ओल्ड मिस्टर कपूर ने तय किया गया था और ओल्ड मिस्टर कपूर केवल रितिका से खुश थे। क्यों नहीं? इशिका निराशा में चिल्लाई, डैड, बस मुझे जाने दो। मैं कंपनी के फंड के लिए जीजाजी से शादी करने को तैयार हूँ। ये भी टीसीएच इतनी बेकार है। उसके बाद भी उसे कोई पैसा नहीं मिले। वो जीजाजी के साथ सो रही है। अगर मैं जाऊं तो जरूर कर सकती हूँ। उसने अचानक खून से लथपथ चीख निकाली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ रितिका ने अपना हाथ उठाया था और इशिका के चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। अपने आप को आईने में देखें और देखें कि तुम किस लायक हो। अपनी माँ की तरह मत बनो। हमेशा दूसरे लोगों के पतियों के बारे में सोचो। रितिका अपनी कलाई की मालिश करते हुए रितिका ने यामी की तरफ देखा, जिसकी चेहरा बहुत भयानक हो गया था। रितिका ने जानबूझकर माँ बेटी की जख्मी जगह पर वार किया। इशिका अपना चेहरा और अपने बालों के साथ जमीन से उठ खड़ी हुई। वह एक पागल औरत की तरह लग रही थी। तुम पागल हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? उसे अपने बाएं गाल पर जलन का दर्द महसूस हुआ, मानो वह पल भर में सूज गया हो। वह इतनी हैरान थी कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अपनी प्यारी बेटी को थप्पड़ मारते देख मिस्टर मेहरा गुस्से से कांपने लगा। लिविंग रूम के किनारे रखे बेसबॉल के बल्ले को उठाकर वह उसकी ओर चल पड़ा। तुम्हें ऐसी बातें कहना किसने सिखाया? तुम बदकिस्मत हो। मैं आज तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जैसे ही यामी और इशिका ने शो का आनंद लिया, रितिका ने बस अपनी कलाई पकड़ ली और थोड़ा बल लगाया, जिससे वह उसे बेसबॉल के बल्ले से जाने दिया। उसने उनके घुटने पर लात मारी और मिस्टर मेहरा तुरंत उसके सामने अपने घुटनों पर गिर गए। मिस्टर मेहरा पूरी तरह से हैरानी में थे। ये लड़की कब इतनी मजबूत हो गई? पहले रितिका केवल रोना और सहना जानती थी। इतना बड़ा बदलाव रातों रात कैसे हो सकता है? मुझे सबक सिखाएंगे? आपको ये करने का हक किसने दिया? रितिका नीचे झुकी और उसकी ओर ठिठुरते हुए देखा। उसके होठों के कोने एक शैतानी मुस्कान में मुड़े हुए थे। आपका प्रेजेंट में रिश्ता मेरी माँ के दहेज और मेरे दादाजी के समर्थन के कारण है। अपनी जड़ों को मत भूलना जब आप एक महिला से दूर रह रहे हों। वह यामी के पीले चेहरे को देखने के लिए पीछे मुड़ी और बोली, जिस विला में तुम लोग रह रहे हो वह मेरी माँ का है। किसी और के घर में रहना और किसी और के पति के साथ सोना, क्या किसी को बुरे सपने आने का डर नहीं है? गुस्से के कारण यामी की सांसें फूलने लगी। रितिका ने बैठकर इशिका को देखा, जो हैरान थी। आराम से सोफे में झुकी हुई रितिका ने नीचे देखा और अपने नाखूनों को सहलाया। विला का हर कोना उसकी माँ की खूबसूरत यादों से भरा हुआ लग रहा था। उसने अपने दिल में हल्का दर्द महसूस किया। बकवास तारांकन, यह विला मुझे उनकी मर्जी से दिया गया था जब तुम्हारी माँ और मैंने तलाक ले लिया था। तुम क्या जानती हो? ये सुनकर रितिका की मोटी ठुड्डी और पेट गुस्से से कांपने लगा। देखना मुश्किल था उस समय माँ को उसके बारे में सच में क्या पसंद था। क्या आपको लगता है कि एक मानसिक स्वास्थ्य रोगी की इच्छा मानी जाती है? कौन जानता था कि उसे मजबूर किया गया था? रितिका ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी यादों में गरीब माँ के बारे में सोचा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दो और मुझे अपनी माँ को ले जाने दो। अब से मुझे मेहरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर मेहरा ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? अगर उसके पास ये ट्रम्प कार्ड नहीं है, तो वह रितिका को धमकी देना और उससे और पैसे वापस लाने के लिए कैसे जारी रख सकता है? यह मत भूलो कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ एक भयानक रिश्ता है। वह अब केवल मुझ पर भरोसा करती है। अगर वह मुझे नहीं देखती है, तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसने अपनी कलाई काट ली है और एक से अधिक बार एक इमारत से कूद गई है। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो? क्या ये खतरा है? आमतौर पर रितिका इससे नफरत करती थी जब लोग उसे धमकाते थे, लेकिन अब उसके पास इसे ध्यान में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मानसिक रोगी का व्यवहार बेकाबू था। वह संभवतः उसे हर समय नहीं देख सकती थी। वह उसे अभी के लिए सेनेटोरियम में ही रहने दे सकती थी और उन्हें कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने दे सकती थी। ये सोचकर रितिका उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में फैमिली लव या अनिच्छा का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय एक उदासीनता थी जो लगभग बेकार थी। ठीक है, माँ यही में रहेंगी, लेकिन अगर मुझे उनके साथ कुछ हो रहा है या वह दुखी है, तो हम अदालत में मिलेंगे।
मैं जज को मेहरा परिवार में हुई भयानक चीजों के बारे में सुनने और आपकी रेपुटेशन को बर्बाद करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी शादी के दौरान बेवफा थे और अपनी माशुका को अपनी पत्नी बनने दिया। आपने अपना करियर एक महिला से अलग रहकर शुरू किया और अपनी पूर्व पत्नी के साथ कठोर व्यवहार किया। आपके सभी गलत कारनामों को बताने में ही शायद 3 दिन और रात से अधिक समय लगेगा। मिस्टर मेहरा ने अपना सिर झुका लिया और अपने गलत कामों को छुपाते हुए भोले होने का नाटक किया। मैं वास्तव में उनके बारे में बात करने के लिए खुद को नहीं ला सकती। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतने मोटे पतले कैसे हो कि उन कामों को करने में सक्षम हो। जानवर भी ऐसा नहीं कर सकते, है ना? तुम। मिस्टर मेहरा ने गुस्से में सांस लेते हुए उसकी ओर इशारा किया। रितिका मुस्कुराए और मिस्टर मेहरा को धक्का देने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। इशिका, जो उसका रास्ता रोक रही थी, एक तरफ। वह अपना आइडेंटिटी कार्ड देखने के लिए ऊपर जाना चाहती थी। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि कोई उसके बालों को खींच रहा है। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर कपकपा गया। उसकी आंख के कोने से उसने यामी की शातिर आंख देखी। वह तुरंत सूख गई। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यामी इसे और नहीं सह सकती थी। मिस्टर मेहरा भी उसका साथ दे रहे थे। उसे मारने के लिए हाथ उठाते ही उसकी आंखें जल उठीं। फिर से मारने के लिए गैंग अप करने जा रहा है ये कपल। रितिका ने अपनी मुट्ठी बांध ली और मिस्टर मेहरा को पेट में घूंसा मारने की तैयारी की। हालांकि उसने तब देखा कि मिस्टर मेहरा के चेहरे पर दर्द भरे भाव के साथ झुकी हुई है। वह रुई की तरह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। आदित्य का लंबा और सुंदर फिगर दिखाई दिया सबके सामने। आदित्य वहां आया था। रितिका ने अपनी मुट्ठी वापस लेने का समय लिया और अपने होठों को शुद्ध करते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये सिर्फ कुछ फैमिली मैटर हैं। आदित्य की भौहें तन गईं और उसने रितिका को अच्छे से देखा कि जो आराम से बोल रही थी। बहुत देर तक बाहर उसका इंतजार करने के बाद उसने सोचा कि क्या कुछ हुआ है, इसलिए वह देखने आया। किसने सोचा होगा कि वह इतना अच्छा शो देखेंगे? आदित्य के भाव गहरे हो गए और उसने पूछा, क्या वे तुम्हें हमेशा ऐसे ही पीटते हैं? उसके शांत स्वर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही ऐसी चीजों की आदत है। तो यह मेहरा फैमिली में उसकी कंडीशन है। लेकिन उसने कभी उसको क्यों नहीं बताया? मिस्टर मेहरा ने आदित्य के आने की उम्मीद नहीं की थी। वह जल्दी से उठा और हकलाते हुए इनकार में हाथ हिलाया। मिस्टर मेहरा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप पहले से आ रहे थे? आदित्य ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे रितिका की ओर देखा। रितिका मुस्कुराए और कहा, हाँ, हम सच में खेल रहे हैं। मिस्टर मेहरा ने भी जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ। हालांकि अगले ही पल रितिका ने जमीन से बेसबॉल का बैट उठाया और मिस्टर मेहरा के पेट में जोर से मार दिया। मिस्टर मेहरा का चेहरा पीला हो गया और वह तुरंत चीखना चाहता था। हालांकि रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये है। हम इसे कैसे खेलते हैं। इस तरह का खेल बस दिखता है दर्दनाक, लेकिन ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। इसके साथ ही उसने मिस्टर मेहरा पर एक धमकी भरी नजर डाली। मिस्टर मेहरा ने इसे नकारने की हिम्मत कैसे की? भले ही वह इतना दर्द में था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई, फिर भी उसे जोर से मुस्कुराना पड़ा और कहा, हाँ हाँ, ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। आदित्य ने शक से सिर हिलाया। मिस्टर मेहरा ने राहत की सांस ली और जल्दी से निकल गए। मिस्टर कपूर, अचानक से आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अतीत में ली आदित्य कभी भी इस बेकार बेटी के साथ घर नहीं आया था। वरना मिस्टर मेहरा ऐसा नहीं होते। लापरवाह। मैं रितिका के साथ उसकी आईडी और सामान लेने जा रहा हूँ। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और धीरे से पूछा, तुम्हारी चीजें कहाँ हैं? रितिका ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। आदित्य ने नौकरों की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाओ उसकी चीजें पैक करो और उन्हें नीचे ले आओ। उसका स्वर बर्फीला था। नौकरों ने उसको माना करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पैक करने के लिए ऊपर चले गए। आदित्य ने रितिका की कलाई पकड़ ली और उसे बैठने के लिए सोफे पर ले गया। उसने चुपचाप मिस्टर मेहरा और खड़े दूसरे लोगों को देखा, जैसे कि वह घर का मालिक हो। चोट तो नहीं लगी? उसने पूछा। नहीं, रितिका ने सिर हिलाया। दूसरी ओर जब इशिका ने रितिका के लिए आदित्य की चिंता सुनी, तो उसकी आंखें नफरत से जल उठी। जीजाजी बहुत हैंडसम हैं। करीब से देखने पर वह और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ऐसा परफेक्ट आदमी उसका पति होना चाहिए, न कि वह कुतिया रितिका का। मिस्टर मेहरा की आंखें चारों ओर घूम गईं और आदित्य के ऊपर झुकी जैसे कि वह एक चलने वाले चेक को देख रहा हो। मिस्टर कपूर, मैं आपकी कंपनी में कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाया।
देखो, ये जब से हम मिले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेहरा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं? आखिरकार, आप भी मेहरा फैमिली के दामाद हैं। रितिका का हाथ, जो आदित्य को पकड़े हुए था, पल भर के लिए जम गया। उसने मिस्टर मेहरा को ठंडेपन से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेशर्म होगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेसमैन प्रॉफिट और पैसा कमाने के बारे में है। कोई भी ऐसा बिजनेस सौदा नहीं करेगा जिससे घाटा हो। मेहरा कॉर्पोरेशन पिछले कुछ सालों से दिवालिया होने के कगार पर है। ये गहरे कर्ज में है। मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने सोचा था कि अगर मैं पोलाइटली आपसे मिलने से इनकार कर दूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर मेहरा की समझने की क्षमता सामान्य लोगों से अलग होगी। आदित्य के शब्दों के कारण मिस्टर मेहरा का चेहरा बैंगनी हो गया और वह लगभग बेहोश हो गया। रितिका लगभग हंसी में फूट पड़ी। वह सच में एक तेज और एक दुष्ट हृदय वाला इंसान था। लोगों को डांटते समय उसने अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम अभी अस्थायी रूप से कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं, मेहरा ने दांत पीसते हुए कहा। आदित्य को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार, आदित्य उसकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वह केवल उसके साथ एहसान कर सकता था। ये देखते हुए कि स्थिति कितनी अजीब थी, यामी की आंखों में एक चमक चमक उठी और उसने रितिका को खींच लिया। मिस्टर कपूर, आप जल्दी में आए। आपको प्यास लगी होगी, है ना? रितिका, तुम्हें अपने पति की भी परवाह नहीं है। इशिका, जल्दी से अपने जीजू के लिए एक कप चाय बनाने जाओ। मिस्टर कपूर को वेस्ट लेक पीना पसंद है। इशिका बहुत खुश थी। यह उसका मौका है। बहुत जल्दी, उसने चाय बना लिया और आदित्य की ओर चल दी। रितिका, इशिका के इस बेकार तरीके पर बस उसे देख सकती थी क्योंकि उसने अपनी चेस्ट के आधे हिस्से को उजागर करने के लिए जानबूझकर अपनी ऑफ शोल्डर ड्रेस को और नीचे खींच लिया था। ये सच में किसी को सेड्यूस करने के लिए एक पुरानी चाल थी और ध्यान देने वाली बात नहीं थी। जीजाजी, चाय पी लो। ये ताज़ा पीसा है। इशिका जानबूझकर झुकी और अपनी चेस्ट को दिखाने लगी। लेकिन तभी रितिका ने अचानक कहा, वेस्टलेक लॉन्गजिन चाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वह पीना चाहती हूँ? थैंक यू। उसने ट्रे से चाय का प्याला लिया और हवा में अचानक अपनी कलाई हिला दी। चाय का पूरा प्याला इशिका के चेहरे और शरीर पर छलक गया। हाँ, मैंने इसे ठीक से पकड़ नहीं पाई। मुझे माफ करना। हालांकि रितिका ने उसे माफी मांगी, उसके लहजे में माफी का कोई निशान नहीं था। इशिका का चेहरा चाय से ढका हुआ था और वो अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोल पा रही थी। वह अपनी आंखों को पोंछने के लिए केवल अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती थी। फिर वो रितिका पर चिल्लाती है, तुमने ये जानबूझकर किया है। मैंने इसे जानबूझकर किया। तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? तुमने एक वेश्या की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तुम अपने जीजाजी को बहकाने के लिए पूरे कपड़े क्यों नहीं निकल देती हो? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये चाय के गिरने से तुम्हारे दिमाग को काम करने में मदद मिलेगी। तुम मुझे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। रितिका ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। इशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जीजाजी, बड़ी बहन ने मुझे गलत समझा होगा। मैंने नहीं। उस समय, इशिका अभी भी आदित्य के सामने अच्छे से बात करना नहीं भूली। उसने जानबूझकर नर्म और नाजुक आवाज में बोलने का नाटक किया, जिससे रितिका असहज और थोड़ी मिचली महसूस कर रही थी। आदित्य ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने ट्रे से चाय की पत्तियों के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें फेंक दिया। मिस्टर कपूर, गलत मत समझिए। इशिका अभी भी छोटी है, वो आपको बहकाने का इरादा नहीं रखती जैसा रितिका ने कहा था। मिस्टर मेहरा बता सकते थे कि यामी और इशिका क्या सोच रहे थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। आखिरकार, अगर वे सफल हो पाते हैं, तो यह मेहरा फैमिली के लिए अच्छी बात होगी। हालांकि, ये साफ था कि आदित्य की इशिका में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। ये काम नहीं करने वाला था। जब रितिका ने उसकी बातें सुनी, तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन सीधे बैठ गई। और रितिका ने मेहरा से कहा, अगर मेरी याददाश्त सही तरीके से काम करती है, तो यामी पहले ही आपके साथ इसी एज में मिली थी, क्या ये सही नहीं है? और इसी उम्र में आपकी रखेल बन गई। इशिका उसके 2 साल से भी कम समय के बाद पैदा हुई थी। उसे छोटी कैसे माना जाता है? ये सच में एक एडल्ट है। रितिका ने अपना अंगूठा उठाया और बड़बड़ाया। इसके अलावा, भले ही वह उसे बहकाना नहीं चाहती थी, चाय को इतनी गर्म करने का क्या मतलब है? क्या वह अपने जीजा को मौत के घाट उतारने का इरादा रखती है? उसे डांटने के बाद, रितिका ने टॉपिक बदल दिया। सौभाग्य से, आदित्य ने उसके इरादों को समझा।
उसने धीरे से अपने सूट के कफलिंग को बटन किया और ठंडे स्वर में कहा, लगता है आप लोग खुश नहीं हैं क्योंकि मैंने मेहरा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ने ऊपर देखा और मिस्टर मेहरा की आंखों में नफरत देखी। फिर उसने कहा, मेहरा कॉर्पोरेशन को दिवालिया कैसे बनाया जाए? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मिस्टर मेहरा दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके लिए ऐसा करेगा। मिस्टर कपूर, ऐसा मत करिए। इशिका ने गलती की, नाराज मत हो। मिस्टर मेहरा इतना डर गया था कि उसके पैर सुन्न हो गए। इशिका को देखते हुए वह गुस्सा हो गए। वह केवल चीजों को बर्बाद करना जानती है। थप्पड़। उसने अपना हाथ उठाया और इशिका के दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा। खैर, अब इशिका के चेहरे के दोनों हिस्से सूज गए थे और एक समान हो गए थे। मिस्टर मेहरा ने यामी की ओर इशारा किया और उसे फटकार लगाई, आपने अपनी बेटी को कैसे पढ़ाया? क्या मिस्टर कपूर कोई ऐसे इंसान है जिसके लिए आप ख्वाहिश कर सकती हैं और उनके लिए परफेक्ट हो सकते हैं? अपने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। हबी, यामी को पहले कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था। उसने इशिका को गले लगाया और मिस्टर मेहरा द्वारा दिए गए लुक को नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर मेहरा इतना टेंशन में थे कि उन्होंने यामी को भी थप्पड़ मार दिया। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करें और माफी मांगो। यामी ने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मिस्टर मेहरा ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? जब मिस्टर मेहरा ने फिर से हाथ उठाया, तो यामी ने आखिरकार डर गई। उसने अपना मन बना लिया और जमीन पर घुटने टेक दिए। अब अपनी इज्जत या चेहरे की परवाह नहीं करते हुए उसने दया की भीख मांगी, मुझे माफ कर दो, मिस्टर कपूर। ये सब हमारी गलती है। हम इसे फिर से नहीं करेंगे। आदित्य ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, जिस इंसान से आपको माफी मांगनी चाहिए, वह मैं नहीं, बल्कि रितिका है। वह सच में यामी को रितिका के सामने घुटने टेकना चाहता था। रितिका दिलचस्पी से शो देख रही थी। वह उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई उसे देखेगा। आदित्य की निगाहें शांत थी जबकि मेहरा फैमिली की आंखें नफरत से भरी थी। मिस्टर मेहरा कहने से पहले एक पल के लिए झिझके, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। यामी रितिका की मां है। अगर वह रितिका के सामने घुटने टेकती है, तो रितिका का जीवन छोटा हो जाएगा। वह ये नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। रितिका को उसकी बात पसंद नहीं आई। आराम से, उसने अपने पैरों को ऊपर किया और कहा, घुटने टेको। ये ठीक है। अगर तुम दोनों एक साथ घुटने टेक दो, तो भी मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। मिस्टर मेहरा सदमे थे। यामी भी हैरान थी। इशिका इतना गुस्से में थी कि उसके होंठ कांप रहे थे। ये देखकर कि आदित्य रितिका को बचा रहा था, वह उन दोनों के बीच झगड़े का बीज बोना चाहती थी। वह खड़ी हो गई और रितिका की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा, जीजाजी, उसके बहकावे में ना आए। आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह आपको तलाक देना चाहती है। ऐसा क्यों है? इशिका ठंड से हंसी और कहा, कौन जानता है, हो सकता है कि उसके पास एक और आदमी हो और उसने तुम्हें धोखा दिया। उसका बॉयफ्रेंड उसके तलाक का वेट कर रहा है ताकि वह उसके साथ रह सके। इशिका की आंखें गुस्से से चमक उठी। उसने यामी का हाथ हटा दिया और चिल्लाए, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, जीजाजी। उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। भले ही मेरे पास कोई स्टेट्स न हो। मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। कोई भी आदमी उस लड़की को मना नहीं कर सकता जो सबके सामने अच्छे से रहे। रितिका ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। वह अपनी बहन के सामने अपने जीजा से शादी करने की बात कर रही है। सचमुच बेशर्म। रितिका की आंखें ठंडी हो गई थी क्योंकि वो इशिका की ओर चल रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और कई बार बेरहमी से उसे थप्पड़ मारा। इशिका, यू बिच। यामी रितिका से लड़ने में मदद करने के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन मिस्टर मेहरा की तेज आंखों ने देखा कि आदित्य का रितिका को रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से यामी को वापस खींच लिया। ठीक से घुटने टेक दो। मिस्टर मेहरा ने रितिका की हरकतों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। अगर वे उसे अभी रोक देते, तो क्या वे मौत की सजा नहीं देते? इस तरह चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो, वह फ्यूचर में रितिका को सजा देगा। यामी इस समय बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रितिका ने इशिका की गर्दन को दबाया और उसे एक कोने में धकेल दिया। इशिका ने आदित्य को देखा। तभी रितिका ने हल्के से कहा, हम तलाक लेने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे अगले जन्म में। यहाँ तक कि अगर यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहती, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम इसे हासिल करो।
रितिका इशिका के कान के करीब गई और हल्के से कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है। फिर उसने उसे जाने दिया और इशिका कचरे के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। फिर रितिका ने कहा, आदित्य से कहा, चलिए चलते हैं। रितिका ने नफरत से अपने हाथ पोंछे। नौकर से पैक किया हुआ सामान लेते हुए उसने फिर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और घमंड से निकल गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने पीछे मुड़कर लिविंग रूम की गंदगी को देखा और जिस तरह से मिस्टर मेहरा अपने दांतों को बंद कर रहा था, वह एक पिता की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि एक दुश्मन की तरह दिख रहा था। रितिका ने नफरत से कहा, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। मेरी माँ की अच्छे से देखभाल करें। अगर मैंने उनके ऊपर कुछ भी गलत होते हुए सुना तो आपकी कंपनी मिनटों में दिवालिया हो जाएगी। वह डेविल स्माइल कर रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए और किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। ये कहने के बाद रितिका बिना किसी झिझक के आदित्य के साथ चली गई। उसके जाने के बाद इशिका, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ी थी, आखिरकार चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कार के अंदर आदित्य और रितिका दोनों चुप थे। ड्राइवर ने ऑकवर्ड सिचुएशन को समझ गया था और महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक जा रही है। मिस्टर कपूर, क्या हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं या? उसने पूछा। अपने आईडी कार्ड के साथ रितिका को मिस्टर मेहरा और दूसरे लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन याद आ गए। उसने आदित्य को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया और एक भान को सहलाया। चलो घर चलते हैं, हम सिविल में नहीं जा रहे हैं। आदित्य ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया, जैसे कि उसके सच्चे विचारों को जानने के लिए उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा हो। शुरू से ही तुमने मुझे तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा, है ना? आदित्य ने उसके पहले के एक्शन को याद करते हुए पूछा। क्या यह एक और नाटक है जो वह कर रही है? रितिका ने कंट्रोल पैनल पर बटन दबाया और साउंड प्रूफ पैनल धीरे धीरे नीचे उतरा, जिससे ड्राइवर अलग हो गया। सच में नहीं, मेहरा फैमिली के घर में कदम रखने से पहले मैं सच में तुम्हें तलाक देना चाहती थी। आखिरकार मेरे सामने करोड़ों का तलाक का गुजारा है। ये तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। वह सही थी, जिससे आदित्य का चेहरा कला पड़ गया। लेकिन मेहरा फैमिली मुझसे नफरत करती है। वो सभी चाहते हैं कि मैं तलाक ले लूं ताकि इशिका को मेरी जगह ले सके। रितिका ने आदित्य की ओर देखा और घमंड से कहा, मैं उन्हें अपने रास्ते में क्यों आने दूं? आदित्य ने रितिका को अच्छे से देखा। ये लड़की सिर्फ एक दिन में इतना बदल गई है। अभी वह नहीं बता सका कि वह सच कह रही थी या नहीं। चिंता मत करो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम वापस दे दूंगी। रितिका ने आदित्य से कहा। वह कार की खिड़की से टिक गई और बाहर की हवा को महसूस किया। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो कुछ समय के लिए इसे सहन करो। आखिरकार जब तक मैं सहमत नहीं हूँ तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, क्या ये सही नहीं है? आदित्य ने उसके शब्दों को कसकर अपने होठों को थपथपाया। रितिका वह लड़की थी जिसे दादाजी और मिस्टर कपूर ने चुना था। उसने आदित्य को रितिका से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था और इस शादी को कम से कम 3 साल तक चलने का अनुरोध किया था, जब तक कि रितिका तलाक लेने के लिए तैयार न हो। उसके साइड प्रोफाइल को देखकर आदित्य को समझ में नहीं आया कि एक लड़की इतनी जल्दी अपना बिहेवियर कैसे बदल सकती है। वह कुछ कहने ही वाला था कि आदित्य की अचानक उसके फोन की घंटी सुनाई दी। रितिका ने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसके होश उड़ गए। सोनाली सिंह, वह लड़की जो आदित्य को बहकाती रही और रितिका को धमकाती रही, फिर भी उसने हमेशा दयनीय और निर्दोष होने का नाटक करती थी। वो इशिका से कहीं ज्यादा बेशर्म थी। रितिका ने आदित्य को बेफिक्र होकर देखा। अचानक उसने कुछ सोचा और उसके पास गई एक शरारती मुस्कान के साथ। उसने आदित्य से कहा, सच में तुम लड़कियों के साथ खेलना जानते हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी के साथ हो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहे हो। क्या वह यहाँ तुम्हें मुझे तलाक देने के लिए उकसा रही है? आदित्य ने उसे गहराई से देखा। न उसने बात की और न ही उसने फोन उठाया। रिंगिंग लास्ट में अपने आप बंद हो गई। रितिका ने आदित्य को जोर से धक्का दिया और अपने बालों को सहलाया। मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें कॉल लेने से रोकना नहीं था। रितिका बिल्कुल भी गिल्टी नहीं दिखी। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि भले ही यह एक कॉन्टैक्ट मैरिज है, तुम किसी और लोगों को बहका नहीं सकते और मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर बात निकल गई तो क्या वो चेहरा नहीं खोएगी? वो नहीं चाहती थी कि अखबारों और मीडिया उसके धोखा की तस्वीरों से भर जाएं।
रितिका की भौहें आपस में जुड़ गईं और उसने कुछ सोचा और कहा, नहीं तो मैं भी देख लूंगी। आदित्य ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रितिका की ओर देखा। क्या वह जानती है कि वह किस बारे में बात कर रही है? अंगूठी, 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 सोनाली ने फिर से फोन किया। रितिका ने सर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। क्या तुम मेरे कान ढंकने की जरूरत है? उसने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, हम उस तरह के रिश्ते में नहीं है जैसा तुम सोचती हो। आदित्य ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसने कहा, जाओ और मॉल में घूम लो, रात को ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। बिना क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कार का दरवाजा खोल दिया। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, फिर उसने आदित्य से कहा, याद रखो मैंने क्या कहा। उसने अपना अंगूठा अपनी गर्दन पर घुमाया और मुड़ी और दूसरी तरफ में चलने से पहले उसे शब्दों में कहा। आदित्य ने रियरव्यू मिरर से अपने पीछे देखा। उन्होंने साउंड प्रूफ डिवाइडर को नीचे किया और पूछा, दादाजी की तबीयत हाल ही में कैसी रही है? बहुत अच्छा, ड्राइवर ने अच्छे से कहा। उसने आगे कहा, सोनाली सिंह के पिता और मास्टर कपूर का इलाज कर रहे हैं। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसने सोनाली के नंबर को देखा और बिना मन के उसे उठाया और बोला, क्या बात है? आदित्य की कार उसकी नजरों से ओझल हो गई। रितिका ने पत्थरों के 2 टुकड़ों को लात मारी और इधर उधर टहलती रही। ब्लैक कार्ड को लापरवाही से पॉकेट में डालकर रितिका ने कोक की एक बोतल खरीदी और क्रॉस जंक्शन पर ट्रैफिक लाइट का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने ऊपर देखा और जब उसने जाना पहचाना स्टोर फ्रंट देखा तो दंग रह गई। ये वह बार था जब वह कल रात उठी थी। नशे में धुत शराब और उस आदमी के बारे में सोचते हुए रितिका सीधे बार की ओर चल दी। उसकी याद में ये बार काफी सेफ था। जरूर ही कुछ गड़बड़ चल रही होगी। चूंकि उसके पास समय था, उसे यह पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी कि वह आदमी कौन था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। संयोग से वह अच्छे मूड में नहीं थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। रितिका ने अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। अंधेरे कांच के दरवाजे के पीछे कुछ नंबर अच्छे से देखे जा सकते थे। हालांकि अभी खुलने का समय नहीं था, इसलिए किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। रितिका ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने कोला को एक तरफ रख दिया, अपनी हथेली को रगड़ा और अपने जोड़ों को ढीला कर दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और दरवाजे पर लात मारी। बजना, दरवाजा जमीन से टकरा गया। दरवाजे के पीछे स्मोक करने वाले कुछ वेटर इतने अड़ग गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। तुम कौन हो? तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो, मुझे उससे कुछ पूछना है। रितिका ने कोला उठाया और खुद ठीक से खड़ी हो गई। अंदर घुसने से पहले, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। वेटर को आखिरकार याद आया कि उसने उसे कल रात देखा था। जैसे ही वह उसे रोकने ही वाला था, उसने रितिका को उसकी ओर घूरते हुए देखा। वह इतना डरा हुआ था कि उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे बॉस का कैबिन कहाँ है? रितिका ने पूछा। वेटर इतना डरा हुआ था कि उसने रितिका की बात मान ली और गलियारे के अंत में अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा, बाईं और दूसरा कमरा। बॉडीगार्ड्स दीवार के खिलाफ एक लाइन से बैठे थे, उनके सिर पर हाथ रखा था। वे सभी घायल हो गए थे और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रितिका ने कल रात से कैमरा फुटेज निकाला। उसने उस आदमी को चुपके से एक महिला से बात करते देखा। हिला जानी पहचानी लग रही थी। सोनाली सिंह, वह ये थी। रितिका की ठंडी निगाहें पूरी जगह पर छा गईं। बार के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, दुकान में फिर से मारपीट मत करना। हम सिर्फ एक छोटा सा बार चलते हैं और आपकी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल रात बार के मालिक ने रितिका की फाइटिंग स्किल्स देख ली थी। अगर इस बार को फिर से पीटा गया तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर से व्यापार के लिए नहीं खुल पाएगा। रितिका ने मुड़कर स्क्रीन पर आदमी की ओर इशारा किया। उसने पूछा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वह इस एरिया के चारों ओर का एक गुंडे है और अक्सर बिजनेस करने के लिए आता है। बार मालिक ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। रितिका ने बॉडीगार्ड्स के लाए गए बिजली के डंडों को चारों ओर धकेल दिया और 2 को उठाया जो उसके लिए आसान थे। उसने ऊपर देखा और कहा, उसे यहाँ ले आओ, अभी, तुरंत, इसी समय। आधे घंटे बाद वो आदमी ने अपने बंधे हाथ से कांच का दरवाजा खोल दिया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई अच्छी लड़की है? आदमी हंसा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया गया। टकरा जाना।
वह अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया और एक जोड़ा ऊंची एड़ी के जूते उसकी छाती पर चढ़ गए। उस आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। उसने रितिका का चेहरा देखने के लिए जोर लगाया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। उस आदमी ने अपने हाथ में हल्का दर्द महसूस किया जो कान से छेदा गया था, और उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। रितिका ने उससे इतने काया होने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा नीचे बैठी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। रितिका ने उससे इतने काया होने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा नीचे बैठी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। उसने पूछा, सोनाली सिंह ने तुमसे क्या करने को कहा था? वह उसकी बात को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने पास कैमरा फुटेज देखा, तो उसने तुरंत मान लिया। उसने मुझे आपको ड्रग्स देने के लिए कहा और फिर कुछ न्यूड फोटो आदित्य और उन्हें भेजने को कहा था। मैं सिर्फ पैसे और छोटे प्रॉफिट के लिए लालची था। मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब आदमी ने रितिका की आवाज सुना, तो वह जानता था कि सोनाली के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसने जल्दी से उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था और खुद को सही साबित करना चाहता था। ये सुनकर रितिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली खतरनाक ढंग से। सोनाली उसे बर्बाद करना चाहती थी। क्या उसने सोचा था कि वह आदित्य के साथ ऐसे ही मिल सकती है? ठीक है, ये सोनाली काफी क्रूर है, लेकिन वह बदकिस्मत है। पास्ट की रितिका की तरह वो एक बेवकूफ लड़की नहीं थी जो केवल रोना जानती थी। इसके बजाय वह एक हार्टलेस स्पेशल एजेंट थी जो किसी को कई गुना ज्यादा तड़पती थी। उसे बुलाओ और कहो। रितिका ने उसे कुछ आसान काम दिए। उस आदमी ने तुरंत सोनाली का नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर रख दिया। उन्होंने कहा, एम्स सिंह, सब कुछ तय हो गया है। आओ और तस्वीरें ले लो। उसने बहुत शातिर तरीके से झूठ बोला, और सोनाली ने उस पर विश्वास किया। बाद में दोनों बार में मिलने के लिए राजी हो गए। जब उसने फोन काट दिया, रितिका ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और पूछा, क्या तुम्हारे पास पिछली रात की ड्रग्स है? उस आदमी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत सिर हिलाया और झुककर एक पैकेट निकाला और कहा, मेरे पास अभी भी है, मेरे पास अभी भी है। रितिका ने उससे लिया और उनके सामने कोला की बोतल में डाल दिया। उस आदमी की ओर चलने से पहले उसने इसे हिलाया और 2 बार हिलाया। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके पास जाते हुए उसने अपनी पैंट लगभग गीली कर ली थी। तुम क्या चाहती हो? रितिका ने उसकी ठुड्डी पर दबाव डाला और बुदबुदाते हुए कोक को उसके मुंह में डाल दिया, इस बात की परवाह न करते हुए कि वह था या नहीं, कि उसका दम घुट रहा है या नहीं। ये वही है जो तुमने मुझे कल खिलाया था। मैं इसे तुम्हें वापस दे रही हूँ। इसके मजे लो। आदमी को कॉलर से पकड़कर उसने उसे स्टोर रूम में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से आने वाली तीखी और भयानक चीखों को सुनकर रितिका ने बार में सर्विस स्टाफ की ओर देखा और धमकी दी, उसे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम उसकी तरह ही अंदर होगे। चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं देखा। बार मालिक ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसके सामने झुक गया और अपने मन में कहा, यह औरत भी निर्दयी है। रितिका का फोन अचानक बज उठा। उसने अननोन नंबर को नीचे देखा और असमंजस में उसे उठा लिया। क्या ये रितिका है? फोन के दूसरे ओर से एक प्यारी महिला की आवाज आई। रितिका ने अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पिछली रात अच्छी लगी है ना? उस महिला ने कहा। रितिका ने तुरंत महसूस किया कि वह कौन थी। ये सोनाली सिंह थी। अगर तुम नहीं चाहती कि आदित्य को तुम्हारे घोटाले के बारे में पता चले, तो कल रात वाले बार में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेशक, तुम नहीं जाना चुन सकती हो। हालांकि तुम्हारी वो न्यूड फोटोज मेरे हाथ में है। शायद आदित्य और कपूर कॉर्पोरेशन के मैसेज बॉक्स में भेज दी जाएंगी, सोनाली ने धमकी दी। रितिका के होंठ मुड़े हुए थे। उसने सोनाली के बेवकूफी की तारीफ की। उसके पास अभी तक न्यूड फोटोज नहीं है, लेकिन वह धमकी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं बार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। रितिका ने अपना सिर हिलाया और नफरत से मुस्कुराई। उसने एक कुर्सी निकाली और सोनाली के आने का इंतजार करने लगी। रात में बार हमेशा की तरह बिजनेस के लिए खुला था। गाने की आवाज ने रितिका के सिर में दर्द कर दिया था। उसने रेड वाइन का एक गिलास घुमाया और सोनाली के आने का इंतजार करते हुए स्ट्रिपर के परफॉर्मेंस की तारीफ की। तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी की एक झलक दिखाई दी। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे। वह यहाँ है। सोनाली कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बार में दिखाई दी। उसने एक स्ट्रैपलेस सीक्वेंट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके खूबसूरत फिगर को दिखा रही थी। जिस समय से उसने इंटर किया, उसने कई आदमियों का अटेंशन ले लिया था। जल्द ही
सोनाली ने अपना बैग बूथ की सीट पर फेंक दिया और रितिका को नफरत से देखने लगी। एक औरत के रूप में उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि रितिका की खूबसूरती बहुत गहरी थी। रितिका को केवल एक आदमी का दिल चुराने के लिए अपनी आंखें उठाने की जरूरत थी। रितिका ने अपने हाथों से इशारा किया। सोनाली ने मुंह फेर लिया और उसके सामने बैठ गई। सोनाली को रितिका की सीधे उसकी आंखों में देखने की आदत नहीं थी और यहाँ तक कि वह थोड़ा गिल्टी भी महसूस करती थी। ये लड़की लगता है बदल गई है। हालांकि जब उसने रितिका की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान देखे तो उसके दिल को और सुकून मिला। मुझे यहाँ आने के लिए तुमने कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रितिका ने जानबूझकर पूछा। सोनाली खुद के असली बिहेवियर में आ गई। मैं सच में तुम्हारी तारीफ करती हूँ। तुम कल रात किसी के साथ बिस्तर में सो रही थी, फिर भी तुम आज इतनी शांत होने का नाटक कर सकती हो। क्या होगा अगर आदित्य को पता चल गया? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें तलाक दे देगा और बिना कुछ किए ही तुम्हें छोड़ देगा? रितिका ने शौक होने का नाटक किया और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हें मेरे किसी और के साथ सोने के बारे में पता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी और के साथ सो रही थी? तुम। सोनाली ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया। इस बात की परवाह मत करो कि मुझे कैसे पता चला। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम मुझे कैसे खुश कर सकती हो। नहीं तो मैं तुम्हारी न्यूड फोटोज आदित्य को भेज दूंगी। वह थोड़ा पीछे झुकी और शांत होने का नाटक करते हुए लापरवाही से अपना हाथ आर्मरेस्ट पर रख दिया। रितिका ने उसे मजाकिया लहजे में देखा और कहा, ओह, न्यूड फोटोज कैसी हैं? क्या मेरी पोजीशन अच्छी थी? तुम मुझे पहले एक नजर क्यों नहीं दिखती? सोनाली ने उससे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। वह चिल्लाई, रितिका तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? उसी टाइम डीजे का गाना बंद हो गया। इस बातचीत के कारण आसपास के सभी लोग रुक गए और शो देखने के लिए उन दोनों को घेर लिया। मैं विक्टिम हूँ फिर भी मैं बेशर्म हूँ। तो क्या एम सिंह और भी बेशर्म नहीं होंगी क्योंकि उसने चुपके से किसी और की तस्वीरें ली थीं? रितिका के मजाकिया शब्दों ने भीड़ को हंसी में उड़ा दिया। सोनाली शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, इतना जिद्दी होना बंद करो। मैं तुम्हें अभी मौका दूंगी। इसके बारे में क्या? अपने बगल में शराब के बैरल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जब तक तुम घुटने टेक कर शराब के इस बैरल को खत्म कर देंगी, मैं तुम्हारी न्यूड फोटोज हटा दूंगी। सोनाली ने जानबूझकर अपने आसपास के आदमियों के ग्रुप की ओर इशारा किया और जारी रखा, मैं इसे अभी कैसे भेजूं और सभी को देखने दूं? मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तस्वीरों को बहुत पसंद करेंगे। वे लड़ाई भी कर सकते हैं। आज रात तुम्हें लेके। आसपास के लोगों ने निडर होकर सीटी बजाई। हालांकि बार के मालिक, सिक्योरिटी गार्ड्स और सभी स्टाफ सभी ने सहानुभूति से सोनाली को देखा। उसे चीजों को इतना कठिन क्यों लेना पड़ा और इस मैडम को उकसाया। ओह, शराब पियो। रितिका एक मुस्कान के साथ खड़ी हुई, शराब का बैरल उठाया और सोनाली के सिर पर डाल दिया। सोनाली के बालों में ठंडी शराब बह गई। आह! सोनाली सदमे में चिल्लाए और अपने गीले बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही थी। उसने रितिका की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? उसके कपड़े उतारो। रितिका ने ताली बजाई। उसके शरीर पर शराब की एक बूंद भी नहीं थी। जब उसने गार्ड्स को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने बस अपनी जीभ क्लिक की। एक भी आदमी नहीं है जो लड़ सकता है। मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगी। उभरी हुई भौहों के साथ उसने आसानी से एक मजबूत आदमी की मुट्ठी पकड़ ली और उसे घुमा दिया। वह आदमी रोया और जमीन पर गिर गया और उठने में असमर्थ था। क्या तुम बहुत कमजोर नहीं हो? रितिका ने पलक झपकते ही कमेंट की और अपने आसपास के लोगों को देखा जिन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया था। फिर से रितिका ने कहा, क्योंकि उसने लापरवाही से अपने बालों को बांध लिया और अपनी उंगलियों को उत्तेजक तरीके से झुका दिया। बॉडीगार्ड्स ने जल्दबाजी में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने भाइयों की मदद की और उनकी चोटों की जांच की। गुड फॉर नथिंग, रितिका ने मजाक उड़ाया। छोटी मेज पर खुद को सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए वह ऊपर उठी और सोनाली के पास जा गिरी। सोनाली इतनी दयनीय अवस्था में थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। अगली बार मैं तुम्हें कुछ भाड़े की कंपनियों से मिलवा सकती हूँ। कम से कम तुम मेरे खिलाफ कुछ हद तक लाड पाओगी। लेकिन तुम इस बार हार गई। इसलिए तुम्हें मुझे उकसाने की कीमत चुकानी चाहिए। ये कहने के बाद रितिका ने अपना हाथ उठाया और सोनाली के सिर को ठंडे शराब के बैरल में दबा दिया। उसने देखा कि सोनाली उसके हाथ लहरा रही थी और संघर्ष कर रही थी। जिस टाइम सोनाली को लगा कि उसका दम घुटने वाला है, उसने आखिरकार रितिका की पकड़ ढीली महसूस की और वह उठ गई।
उसने अपने नुकीले नुकीले खोल दिए और जवाबी कार्रवाई की तैयारी करते हुए अपने पंजे लहराए। हालांकि उसकी बिहेवियर एक पल में बदल गया और उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह एक शिकार थी। आदित्य, तुम यहाँ हो, जल्दी करो और मुझे बचाओ। रितिका बहुत डरावनी है। टू बी कंटिन्यूड।